हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ ले साइंस। तो बच्चे कैसे हैं सारे के सारे। आई होप आपने लास्ट वाला लेक्चर जरूर से जरूर देखा हो, लेक्चर नंबर 1, जिसमें हमने पूरा का पूरा बेसिक्स अच्छे से जाना कि एक्चुअली में कैपेसिटर होता क्या है, फिर एक कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या होती है वो देखा था। देन हमने एक स्फेरिकल मतलब स्फेरिकल कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालना सीखा था, एंड ये भी देखा था कि वो कैपेसिटर अच्छा नहीं है। तो जिन बच्चों को चीजें नहीं पता है या उन लोगों ने मिस कर दी है तो जाएं सर्च करें पढ़ ले साइंस, वहां पर सर्च करेंगे आप लोग कैपेसिटेंस लेक्चर नंबर 1, वहां आपको मिल जाएगा भाई। ठीक है, चलो आज लेक्चर नंबर 2 में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक स्फेरिकल कैपेसिटर की वजह से कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है वो निकालने वाले हैं। तो बेसिकली एक फॉर्मूला निकल के आएगा कि एनर्जी कितनी स्टोर्ड होती है किसी भी कंडक्टर में, राइट। फिर दूसरी चीज हम क्या देखेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, उसकी कैपेसिटी क्या होती है, क्यों वो बेटर है एज कंपेयर टू स्फेरिकल कैपेसिटर। देन हम एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी निकालेंगे भाई। तो ठीक है, लेक्चर में बने रहिए। एंड लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी बेसिक नॉलेज मैं आपको दे देता हूं। हम लोग एक्चुअली में स्टार्ट करेंगे आज एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, जो कि स्फेरिकल कैपेसिटर में कितनी होगी उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मतलब एक बार हम स्फेरिकल कैपेसिटर से कैसे निकालेंगे एनर्जी स्टोर्ड कितनी होती है, फिर एक बार पैरेलल प्लेट से। ठीक है, चलो इससे पहले थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूं आपका कि कैपेसिटर क्या होता था। ऐसा डिवाइस जो एनर्जी को स्टोर कर ले। अब एनर्जी को स्टोर क्यों कर ले, एनर्जी को स्टोर करने से उसका फायदा क्या होता था कि वो एकदम से आपको एनर्जी प्रोवाइड करा सकता था। अगर कुछ कुछ डिवाइसेस होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, कुछ कुछ डिवाइसेस को एकदम से एनर्जी चाहिए होती है, एकदम से करंट चाहिए होता है स्टार्ट करने के लिए। फॉर एन एग्जांपल कूलर हुआ आपका, सारी चीजें हुई, राइट। तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, कैपेसिटर का यूज कर सकते हो, जो कि अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करके रखता है, या क्या बोल सकते हो, इलेक्ट्रिकल चार्जेस। तो इसी चक्कर में आपने क्या देखा था कि कैपेसिटर इज समथिंग, एक स्फेरिकल मान लिया था, है ना, और उसके ऊपर चार्जेस मान लिए थे, राइट, कुछ ना कुछ चार्जेस क्यू है। तो आपको समझ आया था कैपेसिटर इज समथिंग क्यू अपॉन वी। फिर वी क्यों आया था वो समझ आया था कि जितना ज्यादा पोटेंशियल उसका होगा उतना ही कम चार्ज आप उस पर ला पाओगे, इसलिए जितना कम पोटेंशियल होगा उतना ज्यादा कैपेसिटेंस होगा। एंड एक चीज और पता की थी आपने क्या, कि कैपेसिटेंस जो होता है वो डिपेंड ही नहीं करता चार्ज और पोटेंशियल पे। कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता था, डिपेंड्स अपॉन किस किस चीज पे, दो चीजें बेटा, शेप पर करता था और मीडियम पे करेगा, राइट। ठीक है, इतनी चीज पता थी सबको, बहुत बढ़िया। फिर इस चीज को मैं मिटा देता हूं, ये सारी चीजें आपको पता थी। फिर हमने पैरेलल प्लेट की जगह स्फेरिकल के लिए पहले बात की थी कि स्फेरिकल का कंडक्टर क्या होता है, तो वो हमने निकालना सीखा था। वो एट दी एंड कितना निकल के आया था, 4πe0 इंटू कैपिटल आर, यही चीज निकल कर आई थी, बहुत बढ़िया। फिर ये स्फेरिकल, ये किसका था, स्फेरिकल कैपेसिटर का, राइट। तो स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बहुत कम आता था, सबको पता है ना, एक रेडियस के लिए एट कितना आता था, माइनस में 10⁻12 के आसपास आता था, राइट। बट दैट इज नॉट गुड, क्योंकि इतने से चार्ज आने की वजह से एक पोटेंशियल उसका बढ़ जा रहा है, 1 वोल्ट उसका बैटरी का क्या बढ़ जा रहा है, पोटेंशियल बढ़ जा रहा है, राइट। तो फिर 1 फैराड करने के लिए हमको कितना चाहिए रहता था रेडियस, भाई अर्थ की रेडियस से भी बहुत बड़ा, समझ रहे हो आप। तो इतना पॉसिबल नहीं है भाई रियल लाइफ में, इसलिए हमको कुछ ऐसा बनाना था जिससे कुछ अपना हिसाब किताब सही बन जाए, राइट। चलो हिसाब किताब से अच्छा है, और इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है ना बेटा, जो स्फेरिकल कैपेसिटर होता है उससे भी बेटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में होता है। ऐसा क्यों होता है वो भी मैं आपको आज बताने वाला हूं, ठीक। चलो, तो एनर्जी स्टोर्ड की बात करी तो अपन क्या करेंगे, एक स्फेयर बना लेते हैं सबसे पहले, जिस स्फेयर पे ऊपर हमको क्या करना है, चार्जेस लाना है, चार्जेस लाना है, ठीक है। चलो ये कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर है, व्हाट इट इज लिखेंगे सबके बच्चे, सर ये स्फेरिकल कंडक्टर है एक, ठीक, मैंने मान लिया आपकी बात, स्फेरिकल कंडक्टर है। चलो अब एक्चुअली में ये स्फेरिकल कंडक्टर पे हमें क्या करना है, चार्जेस लाने हैं, तभी तो ये कैपेसिटर बनेगा, तभी तो ये एनर्जी को स्टोर करेगा, ठीक है। तो हमें इस पे चार्जेस लाने हैं, तो हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, हम लोग काम करना चालू करते हैं, कैसे, यहां से कोई डी क्यू चार्ज इनफाइनाइट से, कहां से बेटा, इनफाइनाइट से डी क्यू चार्ज को उठा के यहां से यहां लाता हूं।
यहां से यहां लाता हूं, उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा ये होगा कि पहले मैं डी क्यू चार्ज यहां से यहां लाता हूं तो मेरे को कोई काम नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोई इस पे चार्ज है नहीं है, तो डी क्यू चार्ज यहां लाया, फिर अगला डी क्यू चार्ज यहां से यहां उठा के लाया, तब मेरे को काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? क्योंकि जो डी क्यू चार्ज यहां पहले आ चुका है वो अब इस पे फोर्स लगाएगा अगले डी क्यू पे, फिर वो डी क्यू जब यहां आ जाएगा तो यहाँ पे 2 डी क्यू हो गया, फिर अगला डी क्यू लेके आया। तो ऐसे धीरे धीरे करके मैं सारे चार्जेस को इस स्फीयर पे रख दूंगा और इस स्फीयर पे एट दी एंड टोटल चार्ज कितना आ जाएगा? प्लस क्यू आ जाएगा। फिर कुल मिला के इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कितना कर दूंगा मैं? प्लस क्यू चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा पूरे स्फीयर पे। आप सुनना बेटा, तो इसकी एनर्जी क्या होगी कैपेसिटर की? यस, जो हमने हमेशा पढ़ा है वही काम हम आज भी करेंगे। क्या करेंगे बेटा? क्या करेंगे? सुनो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस। यहां पर कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या है? कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या है? इलेक्ट्रिकल फोर्स, तो वर्क डन बाई इलेक्ट्रिकल फोर्स। और क्या बोल सकते हैं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट, समझ आया? एक्सटर्नल एजेंट। अब सुनना, यहां पर एक्सटर्नल एजेंट कौन है? हम लोग हैं। कैसे? अरे छोटा छोटा चार्ज उठा उठा के इस स्फीयर पे ला रहे हो आप, इस पे चार्जेस दे रहे हो जिससे चार्ज को स्टोर कर ले कैपेसिटर बना रहे हो, तो आप लोग वो एक्सटर्नल एजेंट जो उठा के चार्ज को यहां ला रहे हो, तो उसको कैसे निकाला जा सकता है? हाँ, जो वर्क डन आप करोगे वही उसकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो सबसे पहला काम है अपना वर्क डन निकालना। ठीक है, चलो इस काम को करेंगे कैसे वो देखना। ये चीज समझ आई? ठीक। अरे पूरा चैप्टर निकल गया यार, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सब यही काम कर रहे हैं बार बार, अपन वही सेम चीज एक्सटर्नल एजेंट को उठा उठा के ला रहे हैं, है ना? अब तो आपको आ जाना चाहिए। चलो, तो हम क्या बोलेंगे देखना, इनिशियली देखना, इनिशियली बात करेंगे पहले। इनिशियली एट टी इक्वल्स टू 0, जब टाइम स्टार्ट ही नहीं हुआ तो क्या इसके ऊपर कोई चार्ज आया होगा? नहीं। तो Q इज इक्वल्स टू 0, तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी? बताना कैपेसिटेंस कितनी होगी? कैपेसिटेंस कितनी होगी? C इक्वल्स टू C, कैपेसिटेंस C। और वोल्टेज जो कि पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? वोल्टेज कैसे निकलता है? अरे वोल्टेज कैसे निकलता है? देखो कैपेसिटेंस क्या होता है? Q अपॉन V, और V इक्वल्स टू Q बाई C। यह सबको छोड़ दो, अगर कंडक्टर पे चार्ज ही नहीं है तो उसकी कोई ताकत होगी? नहीं होगी, पोटेंशियल 0। अब सुनना, कोई बच्चे ये मत बोलना सर कैपेसिटेंस हमारा क्या होता है? Q अपॉन V। सर पोटेंशियल हमारा होता है Q अपॉन V। Q अपॉन V मेरा कैपेसिटेंस होता है, तो Q 0 V 0, तो 0 रख देते हैं। अरे ऐसा थोड़ी होता है, कैपेसिटेंस एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। वो ये नहीं बोलता कि मेरी वैल्यू बदल दो, मेरी तो फिक्स है भाई, मेरे को तो फिक्स बनाया हुआ है, आप ही ने बनाया है। आप ही लोग हो इस दुनिया में जो करता धरता हो, क्योंकि आप ही लोगों को इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। आपने मुझे फिक्स बताया, मैं तो आपको ये बता रहा हूं कि आप कितना चार्ज मेरे को दोगे तो मैं कितना पोटेंशियल बढ़ा लूंगा। सिंपल सी बात है, मेरा तो रेशियो फिक्स होगा, चार्ज इज टू वोल्ट। समझ में आया? किसी का कैपेसिटेंस अगर 5 की, किसी का कैपेसिटेंस 6 है, 6 फैराड, तो इसका मतलब समझते हो क्या? अगर उस पर 6 कूलम चार्ज दे दोगे तो उसका वोल्टेज 1 बढ़ जाएगा। तो अगर मैंने उस पर 24 कूलम चार्ज दे दिया तो उसका वोल्टेज 24 बढ़ जाएगा। 24 कूलम चार्ज दे दिया तो उसका वोल्टेज 4 बढ़ जाएगा, क्योंकि 6 पे 1 बढ़ रहा है, राइट? तो इसका मतलब उसका कैपेसिटेंस तो फिक्स है, अभी भी चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। कैपेसिटेंस इज अ फिक्स्ड वैल्यू दैट डिपेंड्स अपॉन मीडियम और शेप ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, बहुत अच्छी लैंग्वेज मैंने बोल दिया आपको। चलो भाई, ये चीज समझ आया? ठीक है, एट टी इक्वल्स टू 0 हमारे पास क्या क्या चीजें हो जाएंगी, इन सबको फिर से लिख देता हूं। एट टी इक्वल्स टू 0, एट टी इक्वल्स टू 0 मेरे पास चार्ज कुछ नहीं होगा। जब चार्ज 0 होगा तो वोल्टेज ही मेरा 0 होगा, और कैपेसिटेंस तो अभी भी C है। बहुत बढ़िया, ये चीज सबको पता लग गई। ठीक है, अब सुनना बेटा, अभी तो कुछ चालू ही नहीं किया। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे करके पहले डी क्यू लाएंगे, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, फिर डी क्यू यहाँ आ जाएगा, फिर अगला डी क्यू लेके आएंगे तो यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि डी क्यू को रिपेल करेगा, आ जाएगा डी क्यू। अब यहाँ पर 2 डी क्यू हो गया,
फिर यहाँ से फिर डी क्यू छोटा सा चार्ज लेकर आएंगे, फिर यहाँ पर रखेंगे तो उसको काम करना पड़ेगा इस 2q के फोर्स की वजह से। समझ में आया? तो हम क्या बोलेंगे, किसी टाइम t पर हम बोलेंगे आफ्टर सम टाइम t इक्वल्स टू t। किसी टाइम t के बाद, किसी टाइम t पर, मान लो किसी टाइम के बाद हम देखेंगे तो इस पे कुछ ना कुछ चार्ज कितना आ जाएगा। अरे मान लेते हैं, क्या जा रहा है, कुछ टाइम के बाद इस पे चार्ज आया, मान लो q इक्वल्स टू q, कोई दिक्कत, q चार्ज इस q पर आ गया है, ठीक है। वोल्टेज कितना हो जाएगा, अरे पोटेंशियल कितना हो जाएगा। अब सुनना, क्या कैपेसिटेंस बदलेगा? कैपेसिटेंस तो अभी भी है। तो कैपेसिटेंस क्या होता है सर? कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू q अपॉन v। तो वोल्टेज को क्या लिख सकता हूं मैं, q अपॉन c लिख सकता हूं, कोई दिक्कत? जितना चार्ज और कैपेसिटेंस तो फिक्स है। बहुत बढ़िया, ये चीज मेरे पास आ गई। बोलो समझ आया? बहुत बढ़िया। ऐसा मैंने क्यों किया आपको पता लग जाएगा। और किसी टाइम t के बाद भी सबको पता ही है, आफ्टर टाइम t इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। बहुत लंबे टाइम के बाद, बहुत लंबे टाइम के बाद, जब बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा तब पूरा का पूरा चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। तो Q हमारा कैपिटल Q के बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल मेरा कैपिटल Q अपॉन C के बराबर भी हो जाएगा। बोलो इतनी चीज समझ आई? अगर इतनी चीज समझ आई तो हम लोग यहां से स्टेप को उठाते हैं। यहां से स्टेप को उठाने का मतलब है, मैं क्या बोलने वाला हूं कि अब मेरा एक टाइम t के बाद की मैं बात कर रहा हूं। कब की बात कर रहा हूं? आफ्टर टाइम t इज इक्वल्स टू t, ठीक है। इस टाइम की मैं बात कर रहा हूं। तो इस टाइम बात करने का मतलब क्या है? यस सर, एक स्फीयर जो आपने माना है उसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज आ चुका होगा किसी टाइम t के बाद। अच्छा, कितना आ गया होगा ये बताएगा कोई बच्चा? मैं बता देता हूं। कितना? स्मॉल q माना है ना, ठीक है। तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज स्मॉल q आ गया होगा। करेक्ट है सर। एंड इसका रेडियस, ठीक है, r रेडियस है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब हमको क्या करना है, अच्छा चलो सुनो, इस पे चार्ज q आ गया होगा तो इसका पोटेंशियल कितना हो गया होगा? q अपॉन c। बोलो इतना लिख सकते हैं? बहुत बढ़िया। अब मैं क्या काम कर रहा हूं, इनफाइनाइट से, ये ना मेरा इनफाइनाइट मान लो, इनफाइनाइट से dq चार्ज, बहुत छोटा सा चार्ज उठा के इस स्फीयर पे लाना चाहता हूं, ठीक है। तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा? बहुत छोटा सा वर्क dw करना पड़ेगा। तो यहां से यहां आने में मैंने कुछ छोटा सा dw वर्क किया, और ये वर्क कैसा है भाई? एक्सटर्नल एजेंट। ये तो सबको पता होगा, इसमें किसी को कोई दुख दर्द नहीं होना चाहिए। इतना तो मैं भी मान के चल सकता हूं, क्योंकि इतना तो मैं उठा के लाऊंगा आराम से। चलो बढ़िया। अच्छा, क्या आपको ये डेफिनेशन याद है जो मैंने आपको हमेशा बताई है? वर्क डन फ्रॉम मूविंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ए से बी मूव कराने के लिए जो वर्क डन होता है वो कैसे निकाला जाता है? पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल एजेंट ऑन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम ए से बी अपॉन जो भी चार्ज को आप मूव करा रहे हो। मान लो क्यू चार्ज को यहां से मूव करा रहे हो। बोलो इतनी चीज समझ आई? बहुत बढ़िया। क्या इसी की डेफिनेशन का मैं ये यूज कर लूं? बहुत बढ़िया। वर्क डन फ्रॉम मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट पॉइंट दैट इज v, यहां का पोटेंशियल v है, माइनस पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, कितना आएगा? dw, ओके, होल अपॉन कितना चार्ज मूव करा रहे हो? dq चार्ज। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार। अच्छा, इस पोटेंशियल की वैल्यू क्यू बाई सी, माइनस इनफाइनाइट का पोटेंशियल कितना है? 0, इज इक्वल टू dw अपॉन dq। क्या ये सबको पता है? यस सर, ये सबको पता है, ठीक है। तो क्या निकल के आ रहा है यहां से? सर यहां से निकल के आ रहा है dw इज नथिंग बट q dq बाई सी। बहुत बढ़िया। अच्छा सुनना, मतलब वर्क डन हमारा q dq बाई सी आ रहा है, ठीक है। क्या मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो आंसर आ जाएगा? कैसे? चार्ज मेरा 0 से लेके कैपिटल Q तक जाना है, तो वर्क डन भी आपका निकल के आ जाएगा 0 से W तक, टोटल वर्क डन। बहुत बढ़िया। क्या निकल के आएगा कोई बताएगा? इसको यहां लिखते हैं। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? C तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दूं। C कांस्टेंट है ना, मटेरियल और मीडियम पे डिपेंड करता है, ध्यान रखना, कोई कंफ्यूज नहीं होगा। बहुत बढ़िया। तो क्या लिखूंगा?
W इज इक्वल्स टू 1/c इंटीग्रेशन Q dq 0 से कैपिटल Q। बहुत बढ़िया। तो यहाँ से W की वैल्यू क्या आ जाएगी? W की वैल्यू क्या आएगी बताएगा कोई? चलो इसको आगे करते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत हो, आगे करते हैं। W इज इक्वल्स टू 1/c इंटीग्रेशन Q dq फ्रॉम 0 से कैपिटल Q। टोटल चार्ज ट्रांसफर करना है, तो वर्क डन की वैल्यू क्या निकल के आएगी? और ये कौन सा वर्क डन है? एक्सटर्नल एजेंट की वजह से किया हुआ वर्क डन है, ये भूलना मत। हाँ, Q²/2, तो 1/c इंटीग्रेशन Q²/2 लिमिट इज फ्रॉम 0 से कैपिटल Q। तो जो वर्क डन निकल के आएगा आपका, जो एक्सटर्नल एजेंट की वजह से आ रहा है, दैट इज इक्वल्स टू Q²/2c। ठीक, ये क्या आया? ये आया सर मेरा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, work done by external agent on moving the charge कैपिटल Q। देखना ढंग से, देखना क्या लिख रहा हूं, मूविंग अ चार्ज कैपिटल Q इन स्मॉल पार्ट्स dq फ्रॉम इनफाइनाइट टू स्फीयर। स्फीयर मतलब कंडक्टर। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ऑन मूविंग द चार्ज कैपिटल Q इन स्मॉल पार्ट्स dq फ्रॉम इनफाइनाइट टू स्फीयर। इनफाइनाइट से वहां तक कितना काम करना पड़ेगा, ये उसने बता दिया भाई। ये चीज समझ आई सबको? बहुत बढ़िया। सुनना बेटा, यहीं पे एक लाइन खींच दूंगा, अब मेरे को आप बताओगे अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। बोलो किसी को दिक्कत? बढ़िया। मतलब U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, क्या मैं यही चीज इसके लिए बोल सकता हूं? इसके लिए कि इनिशियल कितनी थी और फाइनल कितनी हो गई? फाइनल मतलब पूरा चार्ज आ जाएगा Q, और इनिशियल कुछ चार्ज था ही नहीं। समझ में आ रहा है? क्योंकि इनफाइनाइट से चार्ज ला रहे हैं तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट की 0 और फाइनल चार्ज कुछ ना कुछ आ गया। समझ में आए? अरे जब अगर स्फीयर पे चार्ज ही नहीं है, तो dq चार्ज आप इनफाइनाइट से लेकर आओगे तो कुछ काम करना पड़ेगा? नहीं, तो इनिशियल एनर्जी जीरो। ठीक है, तो u फाइनल जो भी है उसको u बोल देते हैं, माइनस u इनफाइनाइट की इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, दैट इज इक्वल्स टू Q²/2c। तो ये चीज 0 हो जाएगी मेरी। तो u की वैल्यू कितनी आएगी? Q²/2c। बोलो ये चीज क्लियर हो गई सबको? ये कैसे निकल के आया? ये क्लियर हुआ? ये क्या निकल के आया? इसको देखना। दिस इज द एनर्जी stored in a capacitor। देखना मैंने क्या लिखा है, कैपेसिटर, नॉट अ स्फेरिकल कैपेसिटर। यू नो व्हाई? क्योंकि स्फेरिकल का भी निकाल लो या फिर पैरेलल का निकाल लो या दुनिया के किसी कैपेसिटर का निकाल लेना, उसकी एनर्जी का फॉर्मूला हमेशा यही रहेगा। व्हाई? बिकॉज एनर्जी इज नॉट डिपेंडिंग ऑन सी ओनली, दैट इज डिपेंडिंग ऑन चार्ज ऑल्सो। सी आप कुछ भी रखिए, स्फेरिकल के लिए कुछ और सी होगा, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस किसी का कुछ और होगा, किसी का 2, 4, 6, 8, लेकिन एनर्जी स्टोर्ड यही होगा चाहे कोई भी कैपेसिटर हो। समझ आया? ये इंपॉर्टेंट था, ये आपने कर लिया। ठीक है, चलो ये किस में आया था? सर दिस इज इन टर्म्स ऑफ Q एंड C। ये Q एंड C के टर्म्स में है। ठीक है, अगर मुझे चाहिए इन टर्म्स ऑफ, ध्यान से देखना, इन टर्म्स ऑफ C एंड V, C और V के टर्म्स में अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी स्टोर चाहिए तो क्या लिखूंगा? चलो U इक्वल्स टू क्या आया? Q²/2c। बोलो समझ आया? बहुत बढ़िया, Q²/2c।
तो इसकी जगह मैं क्या करूं, देखो आपको पता है Q इक्वल्स टू सी वी होता है, या C इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी भी होगा। तो क्या यहां से Q की वैल्यू यहां रख दूं, देखो क्या रखूंगा, ये सबको पता है, बहुत बढ़िया। देखो ना, Q इक्वल्स टू सी वी रख दूं, यहां पर Q की जगह क्या रख दूं, सी वी, तो सी वी का होल स्क्वायर अपॉन 2C, तो U की वैल्यू आ जाएगी 1/2 हाफ सी वी स्क्वायर। मैं इसी चीज को याद रखता हूं और ये आसानी से याद हो जाता है। बाकी कन्वर्जन आप इससे कर सकते हो। बोलो चीज समझ आई, चीज समझ आ गई, बहुत बढ़िया। यहीं पर एक चीज और लिखता हूं जल्दी से, क्या, फॉर स्फेरिकल कैपेसिटर फॉर स्फेरिकल कैपेसिटर एनर्जी स्टोर्ड क्या होगा, फॉर स्फेरिकल कैपेसिटर कैपेसिटेंस की वैल्यू 4 पाई ई नॉट कैपिटल आर, और एनर्जी स्टोर्ड क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 2C। बोलो समझ आया, ठीक है। तो U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2C, C की जगह 4 पाई ई नॉट आर, तो 2 इंटू 4 पाई ई नॉट कैपिटल आर। तो यहां से मेरे पास जो पोटेंशियल एनर्जी निकल के आएगी वो आएगी मेरे पास क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई ई नॉट इंटू आर। बोलो चीज समझ आ गई, बहुत बढ़िया। ये क्या निकला, एनर्जी stored in a spherical conductor। बोलो इतनी चीज समझ आई। अरे एनर्जी के लिए कुछ नहीं किया हमने, छोटे छोटे पार्ट्स में चार्ज को एक इनफाइनाइट से कंडक्टर पे लेकर आए, बस फिर टोटल वर्क डन निकाल लिया हमने। कैसे निकाल लिया टोटल वर्क डन, पोटेंशियल की चीज से। कैसे निकालते थे, पोटेंशियल के तरीके से। टोटल वर्क डन जैसे निकल के आएगा मेरा, फिर इसको क्या बोलूंगा, चेंज इन पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, एंड सब आपके आंसर आ जाएंगे। बोलो ये चीज समझ आई, बहुत बढ़िया। इतनी चीज क्लियर हो गई तो एक चीज और दिमाग में रखो, क्या, कि स्फेरिकल खराब क्यों होता है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इसी वजह से हमको पैरेलल प्लेट पढ़ना है। सबको पता है पैरेलल प्लेट पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है। अब पैरेलल प्लेट बेटर क्यों बना, किस वजह से बना, वो चीज देख लेते हैं, ठीक है, वो चीज देख लेते हैं। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मैं यहाँ पे एक चीज पूछना चाहता हूं आपसे, कि स्फेरिकल कंडक्टर जो होता था उसमें दिक्कतें क्या थी, अगर मैं बोलूं तो दिक्कतें क्या थी। नॉर्मली पूछ रहा हूं अलग से, कि दिक्कतें क्या थी, अपने क्यों हटाया, कुछ पॉइंट्स। चलो मैं बताता हूं आपको, एक पॉइंट अभी बताऊंगा, एक पॉइंट बाद में बताऊंगा, एक पॉइंट अभी बताऊंगा, एक पॉइंट बाद में बताऊंगा, क्योंकि समझने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। मान लो एक स्फेरिकल कंडक्टर है, इसके सरफेस पे चार्जेस आ चुके हैं और इसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल भी है, तो ये कैपेसिटर बन चुका है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब क्यों आता था, पहला कंडीशन कि इसको क्यों यूज नहीं कर रहे हम लोग, कंडीशन टू नॉट यूज स्फेरिकल कैपेसिटर। पहला having very low value of capacitance। आई होप आप सबको ये सारी चीजें ढंग से दिख रही हो, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब मैं आपको पैरेलल प्लेट की कहानी बता दूंगा। समझ में आया क्यों लिया पैरेलल प्लेट, मैं बताता हूं। चलो आ जाओ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे आ जाओ भाई। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने क्यों यूज किया, क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी इसने कम करी, वो हम समझ लेते। चलो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, चलो दो पैरेलल प्लेट बना देते हैं। सबसे पहले एक ये बना देते हैं। मेरे को तो पैरेलल प्लेट बनाना ही अच्छा नहीं लगता, आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि 3D में बनाना पड़ता है तो मैं 4 बार मिटाता हूँ, एंड फिर सारे बच्चे सोचते होंगे सर पागल हो गए। अरे मैं पागल नहीं हुआ हूँ, मजाक है क्या बनाना। चलो ठीक है ना, दैट इज फाइन नाउ, दैट इज फाइन नाउ। अभी तो एक और बनाना है। अरे यार रुको, रुक जाओ बच्चों, यस आई एम डन, यस बना दिए भाई। ये दो पैरेलल प्लेट मैंने आपके सामने बनाई है।
सुनना, पैरेलल प्लेट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दो पैरेलल प्लेट मैंने बनाई और उन दोनों के बीच में उन दोनों को रख दिया किसी डिस्टेंस डी पर, ठीक है, किसी डिस्टेंस डी पर, ठीक है, किसी डिस्टेंस डी पर। फिर हम क्या करेंगे, ये है क्या पैरेलल प्लेट, एक्चुअली में ये एक कंडक्टर है किसी एरिया ए का, इसका एरिया कितना है ए, इसका एरिया कितना है ए, और इसका एरिया भी कितना है बेटा ए, ठीक है। ये प्लेट पहली है, ये पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, ठीक है, दोनों ही क्या है कंडक्टर्स। तो यहां क्या लिखेंगे, both plates first and second are the conductors, ठीक है, both are conductors, ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज क्या बोलूंगा इसमें बेटा, दूसरी चीज मैं बोलूंगा इसका जो डिस्टेंस है इन दोनों को रखा गया है बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। और दूसरी चीज ये जो प्लेट है ना बेटा, ये इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट है, ठीक है, समझना इनफाइनाइट की डेफिनेशन समझना। व्हाट दीज प्लेट्स आर, अगर मैं इसको बोलूं ये प्लेट की लेंथ इनफाइनाइट है, इसकी भी लेंथ इनफाइनाइट है, लंबी प्लेट है, इनफाइनाइट एरिया की प्लेट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्लेट इनफाइनाइट है। समझो मेरी बात को, मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये पॉइंट चार्ज है Q प्लस Q, तो इसकी कहीं ना कहीं तक फील्ड जाएंगी, बिल्कुल जाएंगी सर, सही बोल रहे हो आप। तो इसका मतलब ये है, मतलब फील्ड एक स्फेरिकल तक के में एंड हो जाएंगी, बहुत बढ़िया। चलो, तो इसका इनफाइनाइट कहाँ होगा, यहां, मतलब कि इस चार्ज की यहीं तक ताकत है, इसके आगे फील्ड लाइन नहीं है, तो इसके लिए ये इनफाइनाइट हो जाएगा। मान लो इसकी जगह अगर मैं +2Q चार्ज रख दूं, इसकी जगह +2Q चार्ज रख दूं, यहां 2Q, तो क्या फील्ड लाइन बढ़ नहीं जाएंगी, बिल्कुल बढ़ जाएंगी। अगर फील्ड लाइन बढ़ गई, अगर फील्ड लाइन बढ़ गई तो मेरा इनफाइनाइट नहीं बढ़ जाएगा, इनफाइनाइट बढ़ जाएगा। तो इनफाइनाइट इज अ रिलेटिव क्वांटिटी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, डिपेंड करती है, इस चार्ज की ताकत ज्यादा थी, इसका इनफाइनाइट कम, इसका ज्यादा, इसका कम। तो यहां पर पैरेलल प्लेट आप जैसे ले रहे हो, इसका मतलब हो जाएगा पैरेलल प्लेट आपको कैसी लेनी है, कंपैरेटिवली पैरेलल हो, कंपैरेटिवली पैरेलल हो, ठीक है। कैसे होगा, अच्छा मेरी एक बात बताओ, जैसे ये बोर्ड है बेटा, ये बोर्ड है, अगर मैं इसको दूर से देखूंगा, अगर मैं इसको दूर से देखूंगा तो ये बड़ा दिखेगा, लेकिन अगर मैं अपनी दोनों आंखें इस बोर्ड के अंदर लगा दूं ऐसे ऐसे, फिर मैं इस बोर्ड को यहीं से खड़े खड़े देखूं, अब सर ना हिलाऊं अपना, तो मुझे ये बोर्ड बहुत बड़ा लगेगा, बहुत बड़ा। आप मेरी बात समझ रहे हो, बहुत बड़ा लगेगा मेरे को ये रोड, समझ रहे हो। फॉर एन एग्जाम्पल मुझे एक चीज बताना बेटा, जैसे आप गए अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए किसी खेत में, गलत मत समझना, मेरा कहने का मतलब है आप लोग सबके सब गांव से रिलेट करते हैं यार, उनकी फैमिली में कहीं ना कहीं पहले गांव में रहते थे, तो वहां पे खेत वेत होते थे, राइट। चलो, उन खेत में हम बड़े लोग हैं, हम लोग खड़े हो जाएंगे तो हमको क्या दिखेगा, यार खेत की एंडिंग वहां हो रही है, वो एंड हो रहा है। लेकिन वहीं अगर एक बच्चे को खड़ा कर दोगे तो वो क्या सोचेगा, खेत तो बहुत बड़ा है, समझ रहे हो। तो बच्चे के लिए वही खेत एक इनफाइनाइट कहलाएगा और आपके लिए वही खेत एक फाइनाइट वैल्यू कहलाएगी, समझ में आया। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कंसेप्ट यही है कि इसका एरिया इतना बड़ा होना चाहिए और इसकी डिस्टेंस बहुत कम होनी चाहिए एज कंपैरेटिवली। तो अगर कंडीशंस की मैं बात करूं, कंडीशंस टू मेकिंग द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्या आपको रेड पेन दिख रहा है, नहीं तो मेरी मेहनत, यस पूरा दिख रहा है। कंडीशंस टू मेकिंग, कंडीशंस फॉर मेकिंग, नॉट टू मेकिंग, मेरी इंग्लिश खराब नहीं है बेटा, हो जाता है कभी कभी। कंडीशंस फॉर मेकिंग द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्या कंडीशंस हो सकती हैं सर, बता रहे हैं। पहली कंडीशन तो ये होगी बेटा, पहली कंडीशन तो ये होगी कि D शुड बी वेरी 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 लेस देन टू एरिया। ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला, ऐसा इसलिए बोला
कि इन दोनों प्लेट को इतना बड़ा कर दो और इन दोनों के बीच की दूरी को बहुत कम कर दो, तो एट दी एंड ये इनफाइनाइट की तरह काम करेंगे। समझ आया? समझ गए? बहुत बढ़िया। वही वाला कंसेप्ट, बच्चे के लिए वही खेत बहुत बड़ा है इनफाइनाइट, एंड आपके लिए बहुत छोटा है ना? तो वही चीज मैंने बोली। दूसरा कंडीशन, एरिया ऑफ प्लेट ए, प्लेट 1 and 2 शुड बी इक्वल। दोनों बराबर एरिया की प्लेट्स होनी चाहिए। दैट मीन्स अगर पहले वाले का एरिया A1 है तो दूसरे वाले का A2 है, तो दोनों को बराबर होना पड़ेगा, एक जैसा। बोलो समझ आया? तभी मैंने डायरेक्टली लिख के रखा था, ठीक है? तभी मैंने डायरेक्टली लिख के रखा था। बोलो इतनी चीज समझ आ गई पहली बात? चलो सर, बहुत बढ़िया। अब इसके ऊपर हम क्या करते हैं बेटा, चार्ज इंट्रोड्यूस करते हैं। चार्ज कैसे? अगर इस पे प्लस क्यू चार्ज मैं इंट्रोड्यूस करूंगा तो इस पे मैं माइनस क्यू चार्ज इंट्रोड्यूस करूंगा। अब जरूरी नहीं है दोनों पे इक्वल एंड क्या अपोजिट नेचर के साइन के हों। अपोजिट नेचर के साइन के होंगे तभी ये कैपेसिटर बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड में ऐसा जरूरी नहीं है, अलग अलग भी हो सकते हैं, दैट डिपेंड्स। लेकिन अभी के लिए हम इक्वल की बात करेंगे। चलो, तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ ये चार्जेस आएंगे कैसे, क्योंकि सर ये भी एक कंडक्टिंग प्लेट है जिसका एरिया बराबर है दोनों के एरिया के। बहुत बढ़िया। एंड डी की लेंथ बहुत छोटी, आपको दिखाने के लिए बड़ा बनाया है। बहुत बढ़िया। तो सर ये चार्जेस आए कैसे होंगे, मैं बताता हूं ना। चलो देख लेते हैं अपन फिर इसकी कैसे करना है, ठीक है? चलो आ जाओ। आप सुनना, जैसे ये पैरेलल प्लेट की मैंने बात की बेटा, जैसे ये थी मेरे पास एक पैरेलल प्लेट और एक पैरेलल प्लेट ये थी, ठीक है? ये दो पैरेलल प्लेटें थी। समझ आया? बहुत बढ़िया। थोड़ा अच्छे से बना दूं, then you can feel a better way to understand my concepts. Okay my friends, here we go and we are going to understand the physics of parallel plate capacitor. ठीक है? लो भाई, ठीक है? चलो भाई, दो मैंने पैरेलल प्लेटें बना दी। थोड़ा इसको छोटा कर दूं क्या, तो बराबर लगेगा, तो मुझे भी अच्छा फील होगा। बहुत बढ़िया। चलो भाई, ठीक है। अब सुनना, मैं क्या कर सकता हूं, एक काम करता हूं, दोनों कंडक्टर है, मतलब इसके पास पॉजिटिव चार्ज भी और नेगेटिव भी है, दोनों बराबर। इसके पास ही पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव है, दोनों बराबर। तो मैं एक काम करता हूं बेटा, इसमें से एक पॉजिटिव चार्ज निकाल के इस पे ला देता हूं, तो इस पे एक पॉजिटिव आ जाएगा। अरे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो इस पे क्या बचेगा, एक नेगेटिव। फिर इसका एक पॉजिटिव निकाल के इस पे लेके आ जाता हूं, तो इस पे एक नेगेटिव आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। प्लेटों की बात कर रहा हूं मैं अभी। फिर इस पे एक नेगेटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। फिर इस पे एक नेगेटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। प्लेटों की बात कर रहा हूं, उस साइड आएगा इस साइड आएगा, बात नहीं कर रहा हूं, समझना मेरी बात को। ऐसे कर सकता हूं, समझ में आया? लेकिन ऐसे करने में भी मुझे काम तो करना ही पड़ेगा। अरे क्यों नहीं करना पड़ेगा यार? मुझे एक चीज बताओ, जब कोई चार्ज नहीं था, जब कोई चार्ज नहीं था तो मैं यहां से एक पॉजिटिव चार्ज को उठा के यहां लाऊंगा भी, तो मुझे कोई काम करना पड़ेगा नहीं, ठीक है? या नेगेटिव आ जाएगा। अब जब दूसरा पॉजिटिव यहां से यहां लाऊंगा तो मुझे काम करना पड़ेगा। पूछो क्या काम करना पड़ेगा? अरे जब आप पॉजिटिव चार्ज यहां लाओगे तो क्या ये नेगेटिव आने देगा? उसको नहीं आने देगा, बोलेगा वापस आ। तो इससे लड़के तुम्हें लाना पड़ेगा, और ये बोलेगा तू जा, मेरे को नहीं चाहिए, तू पॉजिटिव का। और इससे भी लड़ना पड़ेगा, ये बुला रहा है, इससे इसको देना नहीं है, और ये नहीं चाहता है इसको देना है। तो यहां लाके जब रखोगे तो काम नहीं करना पड़ेगा, यहाँ डबल नेगेटिव आ जाएगा। जितना ज्यादा चार्ज खींचोगे उतना ज्यादा आता रहेगा। तो मेन बात आती है, आप चार्ज लाए कहां से सर? आप चार्ज लाए कहां से? तो मैं चार्ज लाने के लिए, पॉजिटिव नेगेटिव क्रिएट करने के लिए मैंने क्या किया, इन दोनों पैरेलल प्लेट्स को मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। कैसे कनेक्ट कर दिया? बैटरी से कनेक्ट। चलो, इन पैरेलल प्लेट्स को मैं अभी स्ट्रेट लाइन बना लूं, कोई दिक्कत? कोई कंफ्यूज मत होना बेटा, ये सारी पैरेलल प्लेट्स है, इसको थोड़ा सा मैं अच्छा सा बना देता हूँ, हल्का सा, ठीक है? ऐसा। एंड दूसरी पैरेलल प्लेट ये रही मेरी, ठीक है? ये बन गई, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं, ऐसे देखो, ठीक है? चलो, इसको कनेक्ट करने से फायदा क्या होगा बेटा? बैटरी क्या करती है, चलो बैटरी का ये कौन सा टर्मिनल है, ये प्लस का है सर, ये माइनस का है, और ये दोनों कंडक्टिंग है। बहुत बढ़िया। देखो बैटरी का काम क्या होता है? बैटरी का काम होता है इलेक्ट्रॉन्स को रिवॉल्व कराना। सिंपल, क्लियर है? हमेशा याद रखना, केवल इलेक्ट्रॉन्स को रिवॉल्व कराना, और कोई उसका काम नहीं होता। चलो रिवॉल्व कैसे कराएगी बताओ? ये पॉजिटिव का टर्मिनल है,
तो मतलब ये पॉजिटिव का टर्मिनल कहाँ कनेक्टेड है, इस कंडक्टर से, मतलब ये पॉजिटिव वाला क्या बोलेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फ्लो करना चालू हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना चालू, यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो करना चालू, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, देन इलेक्ट्रॉन घूम फिर के इस प्लेट पर आ जाएंगे। तो कुल मिला के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इस प्लेट्स पर आ जाएंगे, एंड यहां पर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। नाउ यू गॉट इट। अगर यहां से 10 इलेक्ट्रॉन निकल के गए हैं तो 10 यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे और यहां से 10 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। बोलो समझ आई चीज? क्लियर हुई? क्लियर हुई हो तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, तो इतनी चीज क्लियर हो गई, तो समझ आया कैसे चार्ज इंट्रोड्यूस किया, बहुत बढ़िया। चलो भाई, इतनी चीज समझ में आई तो अपन करते हैं अब कि अब कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या होती है। तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अभी देखना एक चीज बची हुई है बेटा कि ये अच्छा क्यों है, इसको हमने यूज क्यों किया, देन आई एम गोइंग टू टेल यू आफ्टर सॉल्विंग दिस कैपेसिटेंस, ठीक है, ऐसा क्यों है, ठीक। चलो, इसकी वैल्यू निकालते हैं अब कैपेसिटेंस की, ठीक है, कैसे आएगी वो निकालते हैं। तो अभी के लिए मैं प्लेटों को ऐसे ही मान लूं नॉर्मल, कोई दिक्कत, एक प्लेट है, एक प्लेट और है, कोई बड़ी बात है नहीं है। चलो, इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में डिस्टेंस d है सर, और ये दो प्लेटें मानी, इन दोनों प्लेटों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, इन सर दोनों प्लेटों के बीच में डिस्टेंस है d। दोनों का एरिया, सर इसका एरिया a है, क्या है एरिया, एरिया A एंड लेंथ और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ये लिखो, दैट विल बी एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज d, ठीक है। एंड कंडीशंस पता है सबको, d इज वेरी वेरी लेस देन टू a एंड दोनों का एरिया बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो चलो, यहां पर प्लस क्यू चार्ज इंट्रोड्यूस हो गया, यहां पर माइनस क्यू चार्ज इंट्रोड्यूस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। इसका एरिया क्या है सर, इसका एरिया है a। चलो, बहुत बढ़िया। अब मुझे एक चीज बताना, कैपेसिटेंस हम कैसे निकालना सीखे थे सर, c की वैल्यू होती है q अपॉन v। व्हाट इज v? वोल्टेज। लेकिन एक्चुअल में ये वोल्टेज नहीं होता, ये डेल्टा वी होता है। आप लोग धोखे में थे अभी तक। सर आपने ऐसा धोखे में क्यों रखा? मैंने बिल्कुल धोखे में नहीं रखा, आप ही लोग नहीं समझ पाए। अब बोलोगे कैसे, बोलोगे कैसे? चेंज इन पोटेंशियल होता है, चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल। अरे उस टाइम भी आपने C इक्वल्स टू क्यू बाई वी जो रखा था, सही रखा था, डेल्टा वी ही रखा था। एक्चुअल में जब आपने स्फेरिकल का निकाला था तो उसके ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं, आपने यहाँ पे डेल्टा वी ही निकाला था उसका। पूछो कैसे, पूछो कैसे? एक बात बताओ, एक बात बताओ, जब इस स्फेयर पे चार्ज ही नहीं है कंडक्टर पे, तो आप इनफाइनाइट से डी क्यू चार्ज इस पे लाओगे तो आपको कोई काम करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। और जब फाइनल चार्ज आ जाएगा इस पे, तब क्या लिखोगे? तो C इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी माइनस, समझ रहे हो मेरी बात को? समझ रहे हो मेरी बात को? अरे जब स्फेयर पे पहले चार्ज ही नहीं है तो कोई काम करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। तो v माइनस वी इनफाइनाइट, तो जैसे इस इनिशियली काम तो करना नहीं पड़ेगा और फाइनली कुछ ना कुछ पोटेंशियल हो जाएगा, कोई चार्ज आ जाएगा उसके ऊपर, तो ये पोटेंशियल जीरो हो जाता था। इस वजह से आप डायरेक्टली रख देते थे इसकी वैल्यू। बोलो समझ आया? बहुत बढ़िया। इतना समझ आया हो तो अपन आगे बढ़ते हैं। एंड नाउ वी आर गोइंग टू गेट आवर वैल्यूज कि ये चीज कैसे निकलेगी। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस अब कैसे निकालोगे सर? आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन? ठीक है, हमें डर नहीं लगता बेटे। देखो, आपने एक चीज देखी है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सबको याद है कि नहीं? हाँ या ना में जवाब देंगे। कैसे देंगे सर? रिकॉर्डेड वीडियो है ना। अरे भाई देख के देंगे, क्योंकि मुझे पता है सबको आता होगा। सबको याद है dv इंटीग्रेशन dv इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन e वेक्टर डॉट dr वेक्टर। बोलो सबको बताया था? बहुत बढ़िया। अच्छा, यहाँ पे जो माइनस साइन क्या शो करता था? किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, किस डायरेक्शन में कम है, वही शो करता था कि नहीं करता था?
बिल्कुल वही शो करता था, है ना। तो यहां पर हमको केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत है और किसी की नहीं, ठीक है। अब सुनना, मुझे एक चीज बताना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, इसमें कांस्टेंट होगी कि नहीं होगी? हाँ, अब आती इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड पे कैसे बताएंगे, बताओ जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, बताओ, सारे के सारे बच्चे बताएंगे। देखो यहां पर प्लस क्यू, यहां पर माइनस क्यू। देखो पोटेंशियल जब ही आएगा जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड बता पाओगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बता पाएंगे, बिल्कुल। ये कैसी प्लेट है, इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट ऑफ इनफाइनाइट पैरेलल प्लेन शीट ऑफ चार्ज, समझ आया। इनफाइनाइट पैरेलल प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती थी, जरा याद करो, जरा याद करो। या लिखूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सब भूल गए क्या बच्चे? नहीं भूले होंगे, सब पढ़ रहे होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यही तो फिजिक्स की एक अच्छी कहानी है, एक अच्छी बात है, एक अच्छी कला है। क्या कि भाई हर चीज रिलेट होती है यार, हर चीज रिलेट होती है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिलेट हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी on a electric field intensity due to infinite plane sheet of charge, plane sheet of charge। अब देखो प्लेन शीट बोलो या प्लेट बोलो, बात तो एक ही है ना। कितनी निकल के आती थी, बोलो जरा, बोलो 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 बोलो। यस सर, आती थी सिग्मा अपॉन 2E0। सबको याद है कि नहीं याद है ये? दैट इज इक्वल्स टू जो आती थी सिग्मा अपॉन 2E0। बोलो, ये चीज सबको पता है, बिल्कुल। अच्छा, तो यहां पर इन दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी? अगर इसको मैं प्लेट 1 बोल दूं, इसको प्लेट 1 बोल दूं, तो 1 की वजह से कितनी आएगी? ये पॉजिटिव का है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में कितनी आएगी? E1। बहुत बढ़िया। एंड अंदर ही इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर ही किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से कितनी होगी? ये दूसरा वाला जो है सर, उसकी वजह से भी इसी डायरेक्शन में होगी, क्योंकि नेगेटिव का है, ये रहा E2, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, अच्छा आउटसाइड क्या होती थी, कोई बताएगा? आउटसाइड 0। देखो आउटसाइड जाओगे सिग्मा अपॉन 2E0, इसकी वजह से इस डायरेक्शन में, और इसकी वजह से, अरे भूल गए क्या, देखो इसकी वजह से इस डायरेक्शन में सिग्मा अपॉन 2E0, इसकी वजह से इस डायरेक्शन में सिग्मा अपॉन 2E0 कैंसिल हो जाते थे, समझ आया? आप सबको याद आ गया होगा और अंदर ऐड हो जाते थे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना आएगा? ई नेट इज इक्वल्स टू सर E1 प्लस E2, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2E0 प्लस सिग्मा अपॉन 2E0। तो यहां से ई नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन E0। अच्छा सुनना, सिग्मा क्या होता था? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा इज इक्वल्स टू सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट एरिया। बोलो सबको याद है? ठीक है। क्या यहाँ पे चार्ज फिक्स है? यस सर। क्या एरिया फिक्स है? यस सर। क्या सिग्मा फिक्स है? यस सर। क्या E0 फिक्स है? यस सर। जब सिग्मा फिक्स, E0 फिक्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो गई? कांस्टेंट। बोलो समझ आया? बहुत बढ़िया। तो यहां से सिग्मा की वैल्यू कितनी निकल के आई? Q अपॉन A। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? सिग्मा अपॉन E0। मतलब E की वैल्यू कितनी आ गई? Q अपॉन A E0। बोलो इतनी चीज क्लियर हुई सबको? ये चीज क्लियर हुई सबको? बहुत बढ़िया। ये ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा दिक्कतें हैं, क्या करें, जुकाम है, खांसी है, सब कुछ है, लेकिन पढ़ना जरूरी है तो कर रहे हैं भाई। पढ़ेंगे, जितनी जिंदगी है जितना है पढ़ाएंगे भाई, वो पढ़ेंगे। चलो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट सबको दिख रही है? यस, कांस्टेंट लिख देता हूं आपके लिए, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड मुझे करनी है मैग्नीट्यूड की बात इसकी, और dv इक्वल्स टू आपको पता है माइनस का E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है और dr भी कांस्टेंट है, देख लो कैसे। इलेक्ट्रिक फील्ड d के डिस्टेंस चाहिए, तो डेल्टा v जो निकल के आएगा मेरा, वो आएगा E इंटू डी।
क्योंकि हमें करनी है केवल मैग्नीट्यूड की बात। समझ में आई? क्योंकि यहां से चेंज क्या होगा, डीवी, ई की वैल्यू डायरेक्ट और डी आर की जगह डी। क्यों डी क्यों रखा? डी का मतलब ये नहीं है आर हटा दिया इसका डी ले लिया, नहीं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस डी। समझ आया? और मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं इसलिए माइनस हटा दिया। बोलो समझ आई इतनी बात? बहुत बढ़िया। यहां से जैसे ही आपका पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, नाउ आपको क्या पता है सर, C इक्वल्स टू क्यू अपॉन डेल्टा वी। यस, तो यहां से मैं क्या वैल्यू रख दूं सर? रख दो जरा, Q अपॉन ई इंटू डी। हाँ सर सही कर रहे हो आप। अब मैं क्या कर दूं बेटा? सर कुछ मत करो, इसकी वैल्यू पटक दो। किसकी वैल्यू पटक दूं सर? इसकी। देखो C इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ई। ई कितना है सर? ई की वैल्यू क्यू अपॉन ए ई नॉट, और ये क्या है? डी। ठीक है, चलो कैंसिल हो रहा है? कुछ हो रहा है सर? क्यू कैंसिल हो रहा है और ये ऊपर आ जाएगा, तो कैपेसिटेंस सी की वैल्यू आएगी ई नॉट ए ओवर डी। दिस इज सो मच फेमस बेटा, दिस इज सो मच सेम फेमस। इस चीज को याद रख लेना अगर हो जाए तो। ये क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बोलो ये चीज क्लियर हो गई? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है ये। ठीक है, एंड ये बताओ ये डिपेंड किस पे कर रहा है? अपने आप से बताना। डिपेंड्स अपॉन शेप। अरे शेप क्यों बोला? सबको दिख रहा है एरिया और डी। एरिया और डी पे है, शेप ही तो है उसका। ठीक है, पहली चीज हो गई, एंड ये तो पहली हो गई। दूसरी, डिपेंड्स अपॉन मीडियम टू। क्यों बोला ऐसा? सबको समझ आ गया होगा। अरे ई नॉट, ई नॉट क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी, सॉरी परमिटिविटी है, रिलेटिव नहीं है। परमिटिविटी किसकी है? एयर की बोल लो, वैक्यूम की बोल लो, फ्री स्पेस की बोल लो। अब ये मत बोलना एयर और स्पेस की कैसे सेम हो गई सर? एयर में तो मॉलिक्यूल्स है, स्पेस में मॉलिक्यूल नहीं है। मान के चलते हैं यार, इतनी चीजें तो समझ जाओ, इतनी सारी तो आनी चाहिए चीजें। ठीक है, समझ आया? बहुत बढ़िया। अब हमको चीज आप भूल गए क्या सर? आपने एक पेज में ये लिखवाया था, कंडीशन टू नॉट यूज स्फेरिकल कैपेसिटर। पहला आपने बोला था इसका कैपेसिटेंस बहुत कम आता है इसलिए। और दूसरा क्या है? दूसरा भी आपको बता देता हूं बेटा। यहां पर एक तो इस वजह से क्योंकि इसका कैपेसिटेंस कम है, और एक मैं अब एक पेज पे फिर लिखूंगा कंडीशंस। देखना, कंडीशंस टू यूज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बोलो ये चीज समझ आई? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यूज करने की कंडीशंस। अब आप लोग बोलोगे सर क्या करा रहे हो, उल्टा सीधा समझ ही नहीं आ रहा। हाँ, स्फेरिकल कैपेसिटर क्यों नहीं करना है यूज, उसकी कंडीशंस क्या है, मतलब क्यों यूज नहीं कर रहा है? चलो रीजंस लिखो। यहां पर रीजंस लिखोगे तो दैट विल बी बेटर। यहां पर क्या लिखूंगा? रीजंस टू नॉट यूज, राइट? दैट विल बी गुड फॉर यू। लिखो भाई, रीजंस टू नॉट यूज स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, चल पहला तो समझ आ गया क्योंकि वैल्यू कम है। अच्छा मुझे एक चीज बताना, सी की वैल्यू क्या आ रही है यहां पर? सर सी इक्वल्स टू ई नॉट ए बाई डी। बोलो ये चीज निकल के आ रही थी? बहुत बढ़िया। मुझे एक चीज बताना, पहली कंडीशन हमने क्या बोली थी? डी इज वेरी वेरी लेस देन टू ए। डी को बहुत ज्यादा छोटा होना पड़ेगा एज कंपेयर टू, कहां गया ये ना, डी शुड बी वेरी वेरी लेस देन टू ए। ऐसा क्यों बोला था? देखो जितना ज्यादा छोटा डी होगा उतना ज्यादा कैपेसिटेंस निकल के आएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हियर C is inversely proportional to D, C is directly proportional to area and C is directly proportional to E naught also. जितना कम D होगा उतना ज्यादा कैपेसिटेंस होगा, और जितना ज्यादा एरिया होगा प्लेट का उतना अच्छा कैपेसिटेंस होगा। तो यहां पर हमारा क्या निकल के आया? वहां पर क्या था सर? यहां पर जो था, यहां पर C की वैल्यू आती थी 4 पाई E नॉट R, मतलब C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। बट सर जितना बड़ा रेडियस होगा उतना ज्यादा ही ये होना चाहिए, क्या बोलते हैं, फेराड। तो हमें रेडियस भयंकर ज्यादा लेना पड़ता था, 10 की पावर 19, 20, तब जाके हमारा 1 फेराड आता था।
यहां पर हमें वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हमारा डायरेक्ट काम हो जाएगा ना। क्या मैं पहली चीज क्या लिखूंगा, हैविंग गुड वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, पहली बात, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। दूसरी चीज अब निकाल के देखना, निकल के आ जाएगा। दूसरी चीज बेटा, दूसरी चीज क्या, बाउंडेड इलेक्ट्रिक फील्ड, बाउंडेड इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। एंड व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, इसका दूसरा रीजन होगा नॉट हैविंग बाउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। रीजन समझना, मैं बताता हूं आपको। आप मुझे एक चीज बताओ, स्फेरिकल कंडक्टर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होगी कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे जा रही होगी, आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो क्या ये बाउंड है, क्या ये बाउंडेड इलेक्ट्रिक फील्ड है? नहीं है। क्यों? अरे मुझे एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, अगर मैं किसी बल्ब को ऐसे खुले में रख दूं, जला के टांग दूं, तो वो रोशनी तो देगा, लेकिन क्या रूम गर्म होने की पॉसिबिलिटी है? सोच के बताना। नहीं है, क्योंकि जितनी एनर्जी वो निकाल रहा है उतनी एनर्जी बार बार सर्कुलेट हो जा रही है। समझ रहे? खुले में है, जितनी एनर्जी आ रही निकल जा रही, आ रही है निकल जा रही। अरे इस दरवाजे से का एनर्जी आई, इससे निकल गई। लेकिन मैं क्या करूं, उस बल्ब को, पेटीज खाई है कई बचपन में? अरे हमने सबने खाई होगी। आपको याद है पेटीज वाले अंकल क्या करते थे, एक बल्ब को पेटीज वाली जो भी ड्रॉवर होती थी उसके अंदर रख देते थे और बल्ब जला देते थे। उस बल्ब से ही पेटीज बहुत गर्म हो जाती थी। ऐसा क्यों? यस, रीजन है क्या, बल्ब से जो एनर्जी निकलती थी अब वो बाउंड कर दी है उनने, बाउंड। समझ रहे हो फीलिंग बाउंड का मतलब? उनने बंद कर दिया। बंद करने से क्या हुआ, एनर्जी आ तो रही है एक गेट से लेकिन जा नहीं रही है। जा नहीं रही है तो वो एनर्जी का क्या होगा, जितना ज्यादा यूज कर सकते हो बहुत कम टाइम में कर सकते हो। वहीं अगर एक विंडो खुल जाए, अगर उसकी विंडो की, जो हमारे पेटीज वाले भैया होते थे, अगर उनकी वो दुकान का जो डब्बा होता है जैसे पेटीज रखते थे वो कांच वाला, है ना, अगर उसको हल्का ही खोल दूं ना बिल्कुल गर्म नहीं होगा। सेम चीज यहां है बेटा, जो स्फेरिकल कंडक्टर होता है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाउंडिंग नहीं होती है। ये स्फेरिकल कंडक्टर जो मेरा बना है, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज हर जगह फैला हुआ है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो किस टाइप की आएगी, कुछ ऐसी, मतलब यहां से इनफाइनाइट को टेंड करती है वो। क्या ये बाउंडेड है? नहीं है। क्या ये बाउंडेड है? नहीं है। एक पॉइंट से टर्मिनेट हो रही है इनफाइनाइट की, लेकिन हमने यहां क्या किया, यहां पर बाउंड कर दिया बेटा। देखो यहां पर बाउंड कर दिया। कैसे कर दिया? अरे मतलब ये पॉजिटिव है तो इधर हर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज, यहां पर हर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज, हर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। कैसे? देखो इसको मिटा दूं, ये तो सबको पता है अंदर कितनी होगी नेट। बहुत बढ़िया। कैसे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? सर यहां से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव। क्या आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बाउंडेड दिख रही है? एक एरिया में हमने बंद कर दिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड्स को। हाँ, यहां पर टर्मिनेटिंग पॉइंट भी हमने डिसाइड कर दिया है। पहले डिस्टेंस बहुत था, पहले डिस्टेंस बहुत था, पहले डिस्टेंस बहुत था स्फीयर का इनफाइनाइट, लेकिन अब हमने इनफाइनाइट चेंज कर दिया है, बहुत पास लेकर आ गए हैं प्लेटों को। पहले इनफाइनाइट पे रखी थी उसकी प्लेट, अब ये फाइनाइट पे रखी है। आप बात समझ रहे हो? मान सकते हैं स्फीयर के केस में जो एक दूसरा स्फीयर होगा, दूसरी प्लेट होगी, वो कहां होगी, बहुत इनफाइनाइट पे होगी, बहुत इनफाइनाइट पे होगी। तो चार्जेस हमारे इनफाइनाइट को टेंड कर रहे हैं, लेकिन मैंने इसी पैरेलल प्लेट को पास ला दिया। पास लाने से क्या हुआ, उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में हमारे पास बचने लग गई। इसी मदद से हमारा कैपेसिटर की वैल्यू बदलने लग गई एंड बहुत अच्छी आने लग गई। समझ आया? तो एक रीजन क्या हो गया, एक रीजन क्या हुआ, कहां गया, हाँ, बाउंडेड इलेक्ट्रिक फील्ड है। बाउंडेड इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हमने उसका एरिया तो सेम रखा लेकिन डिस्टेंस बहुत कम कर दिया। ऐसा क्यों कर दिया? वही बात है, खुले में बल्ब टांग दो
रूम गर्म नहीं होगा, लेकिन अगर मैं एक छोटी सी जगह पर उस बल्ब को रख दूंगा तो बदल जाएगा। अरे सेम एग्जांपल, एक बात बताओ, इस रूम में ये लाइट लगी, क्या रूम गर्म हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है। अगर मान लो वो जो बल्ब आता था रेड कलर का, अरे हाँ पुराने वाले बल्ब जो लगते थे ऑरेंज ऑरेंज, हाँ वो येलो येलो, हाँ, अगर उसको यहाँ लगा दूंगा रूम गर्म होगा? नहीं होगा। क्यों? एरिया ज्यादा है, बहुत ज्यादा एरिया वाइज है, इनफाइनाइट की तरफ इसकी प्लेट्स बहुत ज्यादा है, राइट। और वही मैं छोटा वाले डिब्बे में लगा दूं पेटीज वाले में, तो पेटीज गर्म हो जाती थी, एनर्जी ज्यादा मिलती थी। समझ आया? इसी वजह से हम लोग पैरेलल प्लेट्स को ज्यादा यूज करते हैं एज कंपेयर टू क्या बेटा? एज कंपेयर टू स्फेरिकल कैपेसिटर। चलो भाई, इसके बाद एक और आता है एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हम इससे भी निकाल के दिखाएंगे आपको कि एनर्जी स्टोर्ड कैसे कर रहे हैं। प्लस दूसरी चीज क्या, इससे भी सेम चीज निकल के आएगी। क्या? याद रखना, एनर्जी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। इससे भी सेम निकल के आएगा, मैं ये गारंटी दे रहा हूं आपको। ठीक है, करेंगे कैसे वो चीज पे ध्यान देना, करेंगे कैसे वो चीज पे ध्यान देना। चलो, तो अभी के लिए तो हम नॉर्मली बना सकते हैं, एक इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज ऐसे बना लिया, बहुत बढ़िया। इस पे चार्ज प्लस क्यू, इस पे चार्ज माइनस क्यू, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d, बहुत बढ़िया। ये पहली प्लेट है मेरी, ये दूसरी प्लेट है मेरी। चलो, तो करेंगे कैसे बेटा? करेंगे कैसे? अब सुनना, इन पे से चार्ज हटा दो आप, क्योंकि ये चार्ज तो हमको लेके आना है। ठीक है, अभी ये दोनों कंडक्टर्स हैं जिनके बीच की डिस्टेंस d है। चलो, एक बात बताओ, मैं एक काम करूं तो क्या मैं इसकी एनर्जी निकाल सकता हूं? कैसे? हाँ सुनो, इस वाली प्लेट से दूसरी वाली प्लेट से उठाया एक पॉजिटिव का चार्ज और इसके ऊपर लाके रख दिया। स्टार्टिंग में कोई काम करना पड़ेगा? नहीं, कोई चार्ज ही नहीं है, तो यहां से उठा के यहां रख दिया। समझ में आया? जैसे यहां से छोटा सा dq चार्ज उठा के यहां रखा तो मुझे कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस प्लेट पे कोई चार्ज नहीं था। बहुत बढ़िया। जैसे ही इस पे dq चार्ज आएगा, प्लस का dq, तो इस पे माइनस का dq आ जाएगा। अरे नेगेटिव का रह जाएगा इसके पास। बहुत बढ़िया। अब मैं फिर से dq चार्ज यहां से निकालूं और यहां लेके जाऊं प्लस का dq, तो क्या इस पे मुझे काम करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। सुनो तो क्यों करना पड़ेगा? अरे ये वाला माइनस dq इसको खींचेगा, कहेगा मत जा, मैं नहीं जाने दूंगा। तो आप क्या करोगे? चल ऐसे कैसे नहीं जाएगा, काम करोगे बिल्कुल। और ये वाला बैठा हुआ इंसान क्या बोलेगा? दैट आई एम गोइंग टू रिफ्लेक्ट यू, I am going to push you away. Why? Because we are opposite in nature. So I am going to repel you. Right? इससे भी लड़ेंगे, हम कहेंगे तू सी तो पिटोगे, तो इसलिए इससे लड़के हम इसके पास चार्ज रखते हैं, तो हमें दोनों के कारण कार्य करना पड़ता है। ऐसे ही फिर मैं अगला dq उठाऊंगा। अब इसकी वजह से क्या होगा? जैसे इसको यहां शिफ्ट कर दूंगा बेटा, तो एक और dq आ जाएगा, ये आ गया dq लो इधर, और इसकी वजह से माइनस dq इधर आ जाएगा। बोलो किसी को दिक्कत? अब अगला फिर चार्ज करूंगा, तो ऐसे ही करते करते मैं शिफ्टिंग कर दूंगा, टोटल चार्ज q को शिफ्ट कर दूंगा। बोलो समझ आया? बोलो समझ आया सबको? बहुत बढ़िया। सिमिलर केस इसमें करेंगे कैसे? पहले लिखेंगे इनिशियली, मान लेते हैं इनिशियली एट t इक्वल्स टू 0, एट t इक्वल्स टू 0 क्या बोलूंगा? मेरे पास इधर से इस प्लेट से इस प्लेट पर चार्ज जो ले जा रहा हूं वो क्या है? दोनों प्लेट पे t इक्वल्स टू 0 पे क्या है? 0 चार्ज है। बहुत बढ़िया। तो पोटेंशियल भी कितना होगा? 0 होगा। कैपेसिटेंस कितना होगा? c इक्वल्स टू c। 0 मत बोल देना, डिपेंड ही नहीं करता चार्ज और पोटेंशियल पे, वो डिपेंड करता है केवल शेप पर और मीडियम पर। खत्म बात। पहली चीज कंप्लीट हुई। बहुत बढ़िया। फिर क्या लिखूंगा देखना, आफ्टर टाइम t इक्वल्स टू स्मॉल t, कोई ना कोई टाइम होगा, तो क्या लिखूंगा? उस टाइम तक मान लो उस पर चार्ज कुछ q आ गया होगा, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? अरे सेम q बाई सी, और कैपेसिटेंस तो c था ही, जितना चार्ज अपॉन c। इसमें किसी को दिक्कत? बहुत बढ़िया। नाउ इसके बाद अब आती है कंडीशन। अब कंडीशन क्या आती है देखना, इस टाइम की सिचुएशन में यहां पर बनाने वाला हूं। चलो छोड़ो। एंड आफ्टर टाइम t के बाद किसी टाइम पे, नाउ फाइनली, देखो फिर से लिखूंगा, फाइनली क्या होगा? टोटल q चार्ज वहां तक ले जाना है। नाउ फाइनली at t equals to infinite,
एट टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट क्यू इज इक्वल्स टू कैपिटल क्यू के बराबर, एंड पोटेंशियल हो जाएगा मेरा कैपिटल क्यू बाई सी, एंड कैपेसिटेंस स्टिल इक्वल्स टू सी। कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ऐसी प्रोसेस में हमारा काम होने वाला है। कैसे? दूसरी प्लेट से पहली प्लेट पे चार्ज जाने वाला है। ठीक है, चलो मैं ये वाली कंडीशन उठा रहा हूं बेटा, ये वाली किसी टाइम के बाद उस पर चार्ज स्मॉल क्यू था, उसका पोटेंशियल ये था। ठीक है, चलो भाई ये रही प्लेट, ये रही प्लेट, किसी टाइम के बाद इस पे चार्ज स्मॉल क्यू आ गया, इसका पोटेंशियल V इक्वल्स टू क्यू बाई सी हो गया। ये पहली प्लेट थी, E दूसरी प्लेट थी, बहुत बढ़िया। अब यहां से यहां मुझे अगला चार्ज DQ लेके आना है, बहुत बढ़िया। इनके बीच की डिस्टेंस स्मॉल d थी। ठीक है, फिर से आ जाओ, किस पे आओगे? बोलो किस पे आओगे भाई? हे भाई अब कंफ्यूजन तो नहीं होगी, कैसे करेंगे बताओ? अरे वही सेम चीज, वर्क डन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी वाला सीन, फ्रॉम वर्क डन स्मॉल वर्क डन अपॉन स्मॉल फोर्स। किसी को दिक्कत? अरे किसी को दिक्कत है तो मुझे बताओ, और बताओ तो करके दिखाओ। बोलो समझ आया? कर दे भाई, बहुत बढ़िया। देखना, मेरी बात सुनना, यहां पर मैं क्या लिखूंगा? वही चीज ए से बी तक आने के लिए, अरे देखो यही डेफिनेशन, ए से बी तक किसी चार्ज को लाना है मुझे, डी क्यू चार्ज को, तो मैं क्या लिखता था? वर्क डन मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V माइनस ए इज इक्वल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स टू मूव अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी होल अपॉन डी क्यू। अब यहां से ए क्या है? ये वाली प्लेट, बी क्या है? ये वाली प्लेट। बी का पोटेंशियल क्या है? अरे बी का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? व्हाट इज दिस? दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? डेल्टा वी, दैट इज इक्वल्स टू डी डब्ल्यू, एक्सटर्नल एजेंट की वजह से वर्क डन किया हुआ, अपॉन डी क्यू। छोटा सा चार्ज वहां पे मूव करा रहे हो आप, छोटा सा चार्ज आप मूव करा रहे हो। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, इनिशियली तो ये डेल्टा वी कैसे निकल के आएगा? दिस डेल्टा वी इज इक्वल्स टू क्यू बाई सी। अरे इसमें से किसी को दिक्कत हो रही हो तो मुझे बताओ, डेल्टा वी निकल के आएगा। चलो डेल्टा वी नहीं आ रहा तो ऐसे निकाल लो, देखो डेल्टा वी इज इक्वल टू ई इंटू डी, सबने देखा था, बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? सिग्मा अपॉन ई नॉट इंटू डी। बोलो समझ आया? बहुत बढ़िया। देखना कुछ नहीं कर रहा हूं, आपके सामने ही कर रहा हूं। डेल्टा वी को सिग्मा, अब क्या हो जाएगा? अभी चार्ज कितना है? क्यू अपॉन एरिया इंटू ई नॉट डी। बोलो किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत इसमें? मैंने कैसे निकाला? बहुत बढ़िया। व्हाट इज दिस? डेल्टा वी की जगह क्यू डी अपॉन ए ई नॉट इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू। बोलो किसी को दिक्कत? अरे डेल्टा वी की डेफिनेशन समझिए। व्हाट इज वी ए माइनस वी वी? डेल्टा वी मैंने रखा, डेल्टा वी ई इंटू डी। ई क्या होता है? सिग्मा अपॉन ई नॉट। एंड व्हाट इज सिग्मा? सरफेस चार्ज डेंसिटी। भूल मत जाना। देखो सिग्मा के लिए मैं एक बार वापस आ रहा हूं, देखना, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। जितना चार्ज है कितने एरिया पर है, अभी के टाइम पर कितना चार्ज है इस पर? क्यू। इस पर कितना चार्ज है? अरे भाई बताओ ना, इस पर चार्ज कितना है? क्यू चार्ज फैला है इस पर, बहुत बढ़िया। तो इसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्या होगा? जितना चार्ज क्यू अपॉन एरिया। बोलो समझ आया? बहुत बढ़िया। यहां से डी डब्ल्यू निकाल सकते हो, इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? देखो क्यू डी अपॉन ए ई नॉट इंटू डी क्यू। तो यहां से डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन इज इक्वल, देखो डी कॉन्स्टेंट अपॉन ए कॉन्स्टेंट ई नॉट कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन क्यू डी क्यू। नाउ अगेन इंटीग्रेटिंग फ्रॉम जीरो से, जितना भी वर्क डन करा है चार्ज जीरो से कैपिटल क्यू तक ले जाने के लिए क्या निकल कर आएगा? अच्छा सुनना, अभी के लिए इस चीज को कुछ और लिखूं, ध्यान से देखो। अगर तो कैपेसिटेंस क्या था इसका पैरेलल प्लेट का? सर ई नॉट ए ओवर डी, बहुत बढ़िया। अच्छा अगर मैं डी को इधर ले जाऊं, ई नॉट ए को इधर ले जाऊं, तो डी अपॉन ई नॉट ए इज इक्वल टू 1/c होगा। क्या ये चीज सबको दिख रही है? यस सर। क्या डी अपॉन ई नॉट ए मेरे को ये लिख देना चाहिए 1/c? बिल्कुल लिख देना चाहिए। डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से डब्ल्यू दैट इज इक्वल्स टू 1/c इंटीग्रेशन क्यू डी क्यू फ्रॉम जीरो से कैपिटल क्यू। बोले इतनी चीज सबको क्लियर है? बहुत छोटी चीज लिखी है, बहुत कुछ दिमाग नहीं लगाया मैंने, सिंपल सा करके बता दिया आपको। जीरो से डब्ल्यू एंड यहाँ पर
0 से कैपिटल क्यू। अब क्या हो जाएगा, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट आ जाएगा हमारा क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, 1/c क्यू स्क्वायर अपॉन 2 चार्जेस फ्रॉम 0 से कैपिटल क्यू। W एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू, अरे कितना निकल के आएगा वर्क डन, जल्दी बताओ। आज की क्लास भी एंड करने वाला हूं मैं, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि पूरा होने वाला है। क्यू स्क्वायर अपॉन 2c आ गया। क्या सेम चीज निकल के आई वर्क डन जो पहले निकल के आई थी स्फेरिकल के लिए? बिल्कुल सेम निकल के आई। ये क्या अपना वर्क डन ऑन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम प्लेट 2 टू प्लेट A, on moving a charge capital Q from plate 2 to plate A in small charges dq, in the small parts of charges dq from plate Q to plate Y। ठीक है, ये हो जाएगा अपना वर्क डन। Now we all know the situation. I am not going to tell you again and again. Delta V, the delta U change in energy equals to minus work done by conservative forces or equals to work done by external forces. Now U final minus U initial is equals to work done by external forces, that is equals to Q square upon 2c। इनिशियली कोई चार्ज था नहीं, कोई काम करना पड़ा होगा नहीं, तो इनिशियली 0, खत्म। यही तो हमेशा की फाइनल U इज इक्वल्स टू Q स्क्वायर अपॉन 2c। एंड अगर इसी बीच में कोई आए पागल इंसान और बोले इन टर्म्स ऑफ C एंड V बताओ हमको, तो उससे बोलना अरे पागल इंसान जाके एक फॉर्मूला यूज कर ले इन टर्म्स ऑफ C एंड V के लिए। आप बोलोगे क्या यूज कर लो, तो उसको बोलना कि सर ने हमको बताया है क्या कि Q इज इक्वल्स टू C अपॉन V। ऐसा नहीं बताया मैंने, कुछ भी तो नहीं मानोगे यार। कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू, चलो इसको अगले पेज पे लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ V एंड C। ठीक है, आ जाओ, अरे चिंता मत करो। इन टर्म्स ऑफ V एंड C, V और C के टर्म्स में हमको क्या बताना है, पोटेंशियल एनर्जी। कैसे बताएंगे भाई? सर पोटेंशियल एनर्जी होती है Q स्क्वायर अपॉन 2c, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू भी तो बताइए क्या होती है, Q अपॉन V, तो Q इक्वल्स टू CV हो जाएगा। बोलो इसमें किसी को दिक्कत नहीं है सर? तो बस दिक्कत नहीं है तो इसमें क्या उठा के ही तो रखना है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, Q की जगह क्या रखोगे, CV, तो CV का होल स्क्वायर अपॉन 2c, तो पोटेंशियल एनर्जी निकल के आ जाएगी हाफ CV स्क्वायर। बोलो ये चीज सबको दिख गई? बहुत बढ़िया। व्हाट इज दिस? अगेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। और अगर यही मैं पैरेलल प्लेट की बात कर दूं, फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C इज इक्वल्स टू E नॉट A ओवर D। बोलो सही है, बहुत बढ़िया। और इसकी वैल्यू उठा के इसमें रख दो, तो U की वैल्यू आ जाएगी हाफ E नॉट A ओवर D इंटू V स्क्वायर। किसी के भी टर्म्स में निकाल दो, बात तो सही है, समझ में आया? ठीक है, दिस इज इन टर्म्स ऑफ दिस। बोलो समझ आया? इतना अगर समझ आया हो तो आपको एनर्जी के बारे में पता लगा होगा, कैसे निकाली जाती है, कैसे क्या काम होता है, सब पता लग गया होगा। ठीक है, इतनी चीज समझ आई है तो नेक्स्ट लेक्चर का और वेट करें। आपके सामने आप कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स आएगा। आई डोंट इवन नो, मेरे को याद नहीं है क्या सिलेबस में है कि नहीं है, बट आई विल अश्योर यू अगर होगा तो भी मैं लेके आऊंगा, नहीं होगा तो भी लेके आऊंगा कि यार वो बहुत मस्त चीज है यार, मजा आता है उसके साथ खेलने में। ठीक है, करेंगे उसको अगले लेक्चर में। जब तक इसको रिवाइज कीजिए, बिल्कुल मस्ती से पढ़ते रहिए विदाउट एनी टेंशन। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार जल्दी से। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा, इससे मेरे को पता लग जाए यार कि आपको समझ आया है कि नहीं आया है। ठीक है, तो आराम से कमेंट कीजिए एंड टेल मी ऑल योर प्रॉब्लम कि भाई ये नहीं समझ आया, ये नहीं समझ आया। अच्छा बताया तो भी बताओ यार, है ना, आपके मन के ऊपर है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय बेटा, बाय बाय।